Hello everyone, this is Priyanka Singh. Welcome back to the Electrochemistry Rapid Revision series. In this video, we are going to start the electrochemistry for class 12, one of the most scoring and conceptual chapter. I'll explain everything step by step with simple logic and trick. Let's start it. What is electrochemistry? Electrochemistry क्या है? It's an interconversion of electrical energy and chemical energy. Okay? अच्छा, तो जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें दो टाइप के सेल पढ़ने हैं। एक तो हो गया आपका गैल्वानिक शेल, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। तो गैल्वानिक शेल क्या करता है? आपके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस पे? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क। एग्जाम्पल है आपका डैनियल शेल। इलेक्ट्रिकल सेल क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस पे? केमिकल एनर्जी पे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखना है, ये ट्रिक है। एनऑक्स एंड रेड कैट। ओके, एनऑक्स मतलब एनोड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट कैथोड। हमेशा यही होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे, और आपका रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, लोन मतलब लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। अच्छा, एक रिएक्शन है यहाँ पे। इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? गैल्वानिक शेल का रिप्रेजेंटेशन जो है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है ना, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन रहेगा, तो लेफ्ट साइड इधर क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन रहेगा। फिर बीच में रहेगा क्या? आपका पहले तो इसको इधर एनोड रहेगा, और बीच में रहेगा आपका सॉल्ट ब्रिज। ईयर क्या रहेगा? आपका एनोड रहेगा, और इधर रहेगा सॉल्ट ब्रिज, और इस साइड में रहेगा आपका क्या? कैथोड रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक दो छोटे छोटे वर्ड्स है, दैट इज वन इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंसेप्ट ये है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब मेटल प्लेट को आप डिप करोगे सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जनरेट होगा, किसके किसके बीच में? एक तो हो गया आपका मेटल प्लेट एंड सोल्यूशन के बीच में। तो उसके वजह से मेटल प्लेट में या तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है या तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है। और ये आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको ई से डिनोट करते हैं। एंड ये किस पे डिपेंड करता है? आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका सोल्यूशन के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड कंसंट्रेशन, मेटल आयंस में जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, एक टर्म मैंने यहाँ लिखा है SEP, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ई नॉट से डिनोट होता है। दिस इज ई नॉट। ओके, ई नॉट से डिनोट होता है। अ, दूसरा चीज़ आपका क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में है तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन स्टैंडर्ड क्यों? स्टैंडर्ड कंडीशन में। सो कंडीशन क्या रहना चाहिए? एक हो गया आपका क्या? कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। जो भी आपने हाफ रिएक्शन कंसिडर किए हैं, उस पर आपका एवरी हाफ शेल का जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर होना चाहिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से ही, और ई नॉट कैथोड एंड ई नॉट एनोड। जब आपको हमेशा क्या कंसिडर करना है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही कंसिडर करना है, जब तक कहीं पे कोई लिखा ना जाए। ओके। और फॉर एनी हाफ शेल फॉर एनी हाफ शेल फॉर एनी हाफ शेल आपका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर आप इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है। या फिर आपका SRP और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू किसको होगा? जस्ट अ सेकेंड। इक्वल टू क्या हो सकता है आपका? माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ चीज़ें। एक होता है सेल पोटेंशियल, एक क्या होता है आपका? एक होता है आपका सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? गैल्वानिक शेल में जिस पे तो आपका ऑक्सीडेशन होता है उसको तो एनोड बोलते हैं, अदर हाफ को कैथोड बोलते हैं। और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो हाफ शेल में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ शेल, उसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है। और जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन अगर लिया गया, इसी का अगर अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन लिया गया, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको ई नॉट शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक आता है आपका EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ये क्या होता है? ये भी वही डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल का बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, उसी को बोलते हैं। लेकिन ये तो सेल पोटेंशियल भी है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये वो कंडीशन में होता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द
शेल, ये कंडीशन है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। एंड जो ईएमएफ होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, समझ आया। एंड आपका जो ई नॉट शेल होता है, ई नॉट शेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आप जब नर्स्ट इक्वेशन पढ़ोगे तो नर्स्ट इक्वेशन में ये चीज़ आपको यूज़ में आएगा, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या, हाँ नेक्स्ट है आपका एक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वहाँ पे आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है जिसपे कि 1 एटीएम प्रेशर एंड कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर लिया जाता है, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ठीक है। आप जाके एनसीईआरटी से पढ़ लेना, SHE बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। एंड वहाँ पे क्या होता है आपका ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कितना लिया जाता है, आपका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको 0 लिया जाता है एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। आप जाके एक बार देख सकते हो, इतना ज़्यादा मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन 1 मार्क का, बट आप जितना मैंने कहा अगर उसको एक बार जाके एनसीईआरटी में मार्क कर लेंगे तो हो जाएगा काम इससे, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप जाके पढ़ सकते हो, आपके एनसीईआरटी बुक में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर भी आपका मैं सीरीज जो है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज मैं बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। तो सबसे ऊपर तो आपका आता है लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और आपका हो गया टिन, लेड, हाइड्रोजन, इसका तो पोटेंशियल कितना है, 0 है। देन कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट विल सी नर्स्ट इक्वेशन, क्या देखेंगे हम अभी, नर्स्ट इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो ये बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये रिलेशन बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बीच में, ठीक है। क्या रिलेशन है यही बताता है। ओके, तो अगर इसका मैं बताऊं आपको, एक होता है क्या आपका ये जो नर्स्ट इक्वेशन है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो नर्स्ट इक्वेशन है आपका, ये जो आपका नर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log Q, ओके, रिएक्शन क्वेशंट। ये किसी भी टेम्परेचर के लिए है, ये आप यूज़ कर सकते हैं एनी टेम्परेचर कंडीशन के लिए। अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन पर फाइंड करना है, सो उसके लिए फॉर्मूला है ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Q, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ इस चीज़ के लिए जो R है आपका, R इज़ योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है क्या, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स आपका मोल इनवर्स, ठीक है। टेम्परेचर ये तो है आपका, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। F क्या है, F आपका फैराडेस कांस्टेंट है, वैल्यू कितना है आपका 96500 कूलम, ओके। एंड N क्या है, जितना भी इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है ना, उसको N बोलते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है यहाँ पे इनकी वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है 2 का हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, नर्स्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपका लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। नेक्स्ट अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखना है, तो बस इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अगर देखेंगे, अगर कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो बस ये हो जाएगा क्या, ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log
के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम में जब होता है तो ई शेल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट शेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। इस चीज़ को जरूर याद रखें, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, ई शेल इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपका क्या है। अच्छा, एक जरूरी चीज़ यहाँ पे मैं भूल गई हूँ बताना आपको। अगर आपका रिएक्शन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आ गया तो वहाँ पे उसका आप एक्टिव मास क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये आपका 11th में आपने पढ़ा होगा, ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। एंड रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड ई शेल। क्या रिलेशन है आपका, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई शेल एंड और डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ओके, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, कंडक्टेंस एक टर्म है, दैट इज कंडक्टेंस, ओके। जो कंडक्टेंस है आपका क्या है, कंडक्टेंस मतलब बेसिकली हम देखेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड कंडक्टेंस क्या होता है, सी इज इक्वल टू 1/r, सी इज इक्वल टू 1/r, आर मतलब आपका हो गया रेजिस्टेंस हो गया, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है, इसलिए कंडक्टेंस का क्या हो गया, ओम इनवर्स। क्या है आपका कंडक्टेंस का, इसका यूनिट है ओम इनवर्स और एम एच ओ। नेक्स्ट एक टर्म देखेंगे दैट इज रेजिस्टेंस को मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, रेजिस्टेंस जो है आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रो एल अपॉन ए है, रो एल अपॉन ए है, ठीक है। रो क्या है, रो को यहीं पे डिफाइन कर लेती हूँ मैं। रो को क्या बोला जाता है, रो को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ओके, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। एंड रो का जो आपका अगर यूनिट देखेंगे दैट इज ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर है, ओके। ओके, कंडक्टेंस को सी और आपके बुक में जैसे है कि जी से भी रिप्रेजेंट, बेसिकली आपके बुक में जी दिया है, मैं यहाँ पे जी लिख लेती हूँ, ठीक है। जी इज इक्वल टू 1/r। तो कंडक्टेंस पता चल गया आपको, रेजिस्टेंस पता चल गया आपको, रेजिस्टेंस का तो ओम है एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। एंड आपका रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी है। एंड ये जो एल बाई ए है, ये जो आपका एल बाई ए लिखा है, एल आपका लेंथ है एंड ए आपका ए ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एंड इस एल बाई ए को, एल बाई ए को क्या बोला जाता है, एल बाई ए को बोला जाता है सेल कांस्टेंट और जी स्टार। क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट और जी स्टार, सेल कांस्टेंट, ठीक है। एंड अगर मैं इसको लिखूँ, जी इज इक्वल टू 1/r है, राइट, विच इज इक्वल टू फर्दर इज इक्वल टू ए अपॉन रो एल है, विच इज फर्दर इज इक्वल टू कापा इंटू में ए अपॉन एल है। तो कापा क्या है आपका, कापा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कापा का यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, कापा क्या है आपका, तो कापा है, कापा इज कंडक्टिविटी। कापा क्या है आपका, इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, है ना। ये किसका इनवर्स है, दिस इज द इनवर्स ऑफ आपका रेजिस्टिविटी। सो कापा इज इक्वल टू, फर्दर आप इसको ये भी याद रख सकते हैं, 1/रो, ठीक है। और इसका अगर आप देखेंगे यूनिट देखेंगे तो इट विल बी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स और सीमेन, एक होता है यूनिट सीमेन, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स होता है इसका, ओके। तो यह है कुछ फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं एक होता है आपका क्या, मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी जो है या मोलर कंडक्टेंस जो है, क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी। ये अगेन आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको इसको
पढ़ के ही जाना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलर कंडक्टिविटी जिसको कि लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू क्या है आपका कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। क्या है मोलारिटी? आपके बुक में सी लिखता है ना, सी लिखा हुआ रहता है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका। अच्छा, तो ये जो मोलर कंडक्टेंस है ये इंक्रीज होता है विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्या होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होता है विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन कैसा है, मतलब जो भी आपने सोल्यूशन लिया है वो डाइल्यूट डाइल्यूट जब होगा तब आपका मतलब इंक्रीज होता है ये कब, जब आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो, ठीक है। और इंक्रीज होता है डाइल्यूशन पे, है ना। इंक्रीज कब होता है? डाइल्यूशन पे। इंक्रीज इन डाइल्यूशन जब कंसंट्रेशन हो तो वो डिक्रीज होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, जब आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। एंड जब आपका डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तब भी आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। इसका जो यूनिट है दैट इज सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट जब आपका जो कंसंट्रेशन है दैट इज जीरो हो जाए तब आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज लैम्डा एम बराबर क्या हो जाता है? लैम्डा नॉट एम। एंड इसी को क्या बोला जाता है? आपका कंसंट्रेशन जब जीरो होता है इसी को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इसको मोलर कंडक्टिविटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? कोलरॉस लॉ देखेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक नोट्स भी मिल रहा है आराम से, है ना। तो आप इस नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, जो कोलरॉस लॉ है ये बेसिकली अगर एक इलेक्ट्रोलाइट, लेट मी राइट डाउन, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट इफ एन इलेक्ट्रोलाइट if an electrolyte goes for dissociation, electrolyte on dissociation, ये क्या देगा? gives cation and anion, then its limiting molar conductivity, और इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम सीधा सीधा लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट ए प्लस प्लस लैम्डा नॉट बी नेगेटिव, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट योर कोलरॉस लॉ। जब भी आप उसके कटायन और अनायनिक के फॉर्म में लिखो तो ये वाला लैम्डा सिंबल यूज़ करना है। जब भी आप मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखो तो ये वाला लैम्डा यूज़ करना है सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है कि आपका जो इसका एप्लीकेशन है ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है आपका अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड योर अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। मतलब आपका मोलर कंडक्टेंस एट ए गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और आप आपका अल्फ़ा जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हो? जो आपका अल्फ़ा है वो अल्फ़ा कैसे फाइंड कर सकते हो? एक फॉर्मूला है कि कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर कैलकुलेट करना चाहते हो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के ए, विच इज इक्वल टू क्या होता है आपका सी अल्फा स्क्वायर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अच्छा, जो आपका अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका वीक हो, सो फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका जो अल्फा होता है दैट इज लेस देन वन, वन से भी बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो इसीलिए ये जो नीचे है इसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट के ए विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? सी अल्फा स्क्वायर होता है, ठीक है। इस चीज़ को जरूर याद रखें आप। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका इस चैप्टर का जो आपका लास्ट पार्ट है दैट इज़ आपका बैटरी के बारे में जिस पे दिया है ना। तो इस पे आपको आप आपका जो बैटरी के बारे में आपको जो लास्ट पार्ट दिया है ये
ये ज़रूर कवर करके जाना है, क्योंकि ये भी अगेन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ये इस चैप्टर का वेटेज जैसे भी हो, इस चैप्टर का वेटेज आपका 8 टू 10 मार्क्स रहता ही रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर कोई भी बच्चा नेग्लेक्ट करने का सोच रहा है या छोड़ने का सोच रहा है, तो कतई मत छोड़ना है इस चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लास्ट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट शेल के बारे में दिया है, आपके बुक में है, जाके आप कवर कर सकते हैं। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका शेल पार्ट में, मैं बता देती हूँ। एक तो आपको ड्राई शेल और इसका जो रिएक्शन होगा, इसको कभी नहीं भूलना है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया आपका क्या, मर्क्यूरी सेल। ठीक है, इसको भी कवर करना है। नेक्स्ट हो गया आपका क्या, ड्राई शेल, मर्क्यूरी शेल, लेड स्टोरेज सेल। ये सब आपके एनसीईआरटी में है, इसको कवर करें। नेक्स्ट हो गया आपका क्या, निकल कैडमियम सेल। एंड द लास्ट इज द फ्यूएल सेल। ओके, इसमें एक ये पार्ट और एक मर्क्यूरी सेल, एक हो गया आपका फ्यूएल सेल और एक हो गया आपका लेड स्टोरेज सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शंस याद करें, बार बार लिख लिख के याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक कभी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका क्या एक टॉपिक है, दैट इज कोरोजन, है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है आपका टॉपिक का नाम है कोरोजन। तो कोरोजन ये आपको सबको पता है ना। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है इन विच, जिसमें क्या होता है, इसमें आपका वियर एंड टियर होता है। सो वियर एंड टियर, खराब होता है मेटल सरफेस आपका, ऑफ मेटल सरफेस। क्यों खराब होता है, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड केमिकल की वजह से। इसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर आ जाता है ना, और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर आ जाता है, तो दिस इज ऑल योर कोरोजन, ओनली कोरोजन की वजह से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसको आप शॉर्ट नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।